हाय गाइस, सबसे पहले तो स्वागत आज के इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में CDS 1 2019 क्वेश्चन पेपर के पहले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया था। और आज के इस सेशन में मैं दीपक भारद्वाज आपका तहे दिल से पहले तो स्वागत करूंगा। और अगर आपने वो वीडियो चेक किया है तो देखा भी होगा कि हाँ, पर क्वेश्चन जितना एलोकेटेड टाइम है उतना समय से पहले ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ज़रूरत की सभी जो चीज़ें हैं, साधन है, वो आपके पास हो। यानी कि रिक्वायर्ड फार्मूला कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो और थोड़ा सा हाथ तेज चले आपका, और 100 क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। तो आज उसी का ही दूसरा वीडियो आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और जहाँ भी कोई भी आपका इशू हो तो वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, कोर्सेज के लिंक, मेरी ऐप का लिंक भी मौजूद है, जहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस के थ्रू भी CDS 1 या फिर NDA की तैयारी कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और वक्त का पूरा ध्यान रखूंगा कि जल्दी से जल्दी काम करूं। देखिए, आपसे बातचीत करते समय आपको समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसी क्वेश्चन को बिना बात किए और बिना सारे स्टेप्स शो किए, क्योंकि मुझे मालूम है ना, आप स्टूडेंट हैं, जब आप काम करते हैं, सीखा कोई चीज़ जब करने लगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ तो इसके बाद तो सर ने ये लिख दिया, ये कैसे आया। तो इसलिए थोड़ा तफसील से बताना पड़ता है। अदरवाइज जब आप करते हैं काम तो बहुत सारी चीज़ों को लिखते ही नहीं है, वर्कआउट ही नहीं करते, क्योंकि CDS में ब्लैंक शीट की भी एक इशू है, वहाँ पर उतना खाली पेज नहीं है, तो इसलिए काम भी सिकोड़ कर किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 26 से उठाते हैं। CDS 2019 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट 2019 सेशन का। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, हर चीज़ को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। सवाल का समझना जरूरी है, ऑप्शंस का भी देखना जरूरी है। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको लगता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, अंडर द रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट b माइनस होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है। देखिए, हमको इतना बताया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एब्सोल्यूट एक्स। अब एब्सोल्यूट एक्स की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर अंदर की वैल्यू यानी कि ये जो x है, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो ये एज सच इसकी वैल्यू होगी, और अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो ये निगेटिव ऑफ दैट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हमको a और b के लिए कहा गया है कि ये रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि a बड़ा है या b बड़ा है, तो अपने को कुछ नहीं मालूम। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये मेरा स्क्वायर रूट में क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए a माइनस बी प्लस b माइनस ए। अब दो बातें हो सकती हैं। अगर मान के चलें कि a b से बड़ा है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हुई नेचर वाइज, और ये वैल्यू उस केस में निगेटिव हुई, तो ये बाहर आएगी a माइनस बी बन के एज सच, और ये आएगी निगेटिव ऑफ a माइनस बी बनकर, और उस केस में आपका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि a b से छोटा है तो भी ऐसा ही कहानी होगी। तो पहले वाला आंसर माइनस ऑफ a माइनस बी आएगा, और दूसरे वाला आंसर b माइनस ए ही आएगा। बीच में यहां पर प्लस का साइन है, तो यहां पर इस केस में 0 नहीं होगा, इस केस में भी ये नंबर 0 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाँ ठीक है, दोनों बातें हमने देख ली, a b से बड़ा है या b a से बड़ा है, लेकिन अगर a b के इक्वल हो जाए तो देखिए ये आंसर 0 ही होगा। पहली टर्म भी 0 बन जाएगी, दूसरी टर्म भी 0 बन जाएगी, तो अल्टीमेटली 0 आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया, कभी हमेशा 0 है या कभी 0 नहीं है, ये दोनों फेल हो जाते हैं। अगर a b से बड़ा हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा नहीं, आंसर तो तब भी पॉजिटिव आएगा जब a b से छोटा होगा। दोनों सूरत में आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है
कब आ रहा है? तब भी आ रहा है जब ए बी से बड़ा है, और तब भी आ रहा है जब ए बी से छोटा है। तो यानी कि ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, कोई सा भी बड़ा हो कोई सा भी छोटा हो। तो सही ऑप्शन सी है। आगे मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ए और बी का रेशो गिवन है, सी और डी का रेशो आपस में इक्वल है, और दोनों का रेशो कितना है? 1:6। तो देखो आपको ऐसे केस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेशो ही दिया हुआ है तो ए और बी की वैल्यू 1 और 6 मान लो। आप कह रहे सी और डी की भी यही मान सकते हो, कोई समस्या वाली चीज नहीं है। और नहीं मानना है तो इनका डबल डबल भी मान सकते हो, यानी कि 2 और 12 ले लिया आपने। अब आपका सवाल क्या है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। काम में तेजी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाए। 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर, और नीचे 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो इस चीज को, तो न्यूमरेटर को मैं टच नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर को देखो। 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। 12 का मतलब क्या है? 2 इंटू 6, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो यहां पर आंसर क्या आया? 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और नीचे से अगर 2 स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं तो क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि सेम टू सेम चीज आ रही है, कैंसिल आउट हो गया। तो इस हिसाब से जो आपका जो आंसर है, जैसे हमने 1 और 6 ले लिया, माफी चाहूंगा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वैल्यू थोड़ा गलत पुट हो गई, एक सेकेंड के लिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये कितना बना? 1 प्लस 4, और ये कितना बना? 36 प्लस 144। बस डिवाइड कर दीजिए, नथिंग एल्स, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। इतना आसान है। आप दोनों का रेशो 1:6 भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए एल्जेब्रिक मोड में, लेकिन न्यूमेरिक मोड में जल्दी से क्लैरिटी मिलती है, तो ऑप्शन सी लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करें। देखिए क्वेश्चन है आपका रैकरिंग फॉर्म में। पहला नंबर दे रखा है 0.53, और 53 दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही है। कहां तक? अनंत तक। और दूसरे में लिखा है 0.53, सिर्फ 3 अंडर बार है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 डिजिट ही। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि कहीं भी कैरी ओवर नहीं हो रहा है। कैरी ओवर मतलब हासिल नहीं मिल रहा है। 3 और 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 10, तो आपका आंसर कितना आया? 1.0। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 6 8 6 8 ऐसे ही आगे रन करेगा, तो 1.068 68 अंडर बार है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आप इसको अदरवाइज भी कर सकते थे, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और उसके बाद वापिस डिवाइड करके जो है रेकरिंग वर्जन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। ये शॉर्टकट है, जल्दी से काम हो गया और आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसको कब यूज करेंगे? जब कैरी ओवर का केस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास एक रिलेशन गिवन है यहाँ पे, 3 रेज टू दी पावर n ग्रेटर है n रेज टू दी पावर 3, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। n कोई भी नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, n इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। अब देखिए कह रहा है n कोई भी नेचुरल नंबर, तो आप एक काम कीजिए, n की कुछ वैल्यू डाल के देख लीजिए। 1 2 3 4, मैंने 4 वैल्यू ले ली। अगर 1 डालता हूं तो 3 रेज टू दी पावर 1, 1 रेज टू दी पावर 3, सच है। 2 डाल के देखा, 3 स्क्वायर 2 क्यूब, सच है। 3 डाला 27 ग्रेटर देन 27, ये फॉल्स है, ये ट्रू ये ट्रू। 4 पुट अप किया 81, 4 क्यूब 64, ये भी ट्रू है। मतलब 3 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो n इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, क्योंकि देखिए n जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या नेचुरल नंबर है, वो जितना पावर में होकर मूव करेगा उतना बेस में होकर बिग रिजल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन सा है? देखिए वैसे तो यहां तो आपके सामने गिवन है, ये रैशनल नंबर है। ये अगर नंबर आप देखें तो 0.45 बार
45 बार। और अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपको सिखाएंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उस केस में इसका आंसर आएगा 45 अपॉन 99। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि बार वाले जो नंबर हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग केस वाले नंबर हैं, वो रैशनल ही होते हैं। इसको भी अगर आप स्क्वायर रूट करें 59049 तो ये भी रैशनल ही आएगा। क्यों आएगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है कहीं भी, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 और फिर 2, 1 1 2 1 1 2 मतलब कोई पैटर्न नहीं फॉलो अप हो रहा है। तो ये जो नंबर है इरेशनल नंबर है, यानी कि ये सही आंसर। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि यार स्क्वायर रूट करके चेक कर लो 59049, तो आपने क्लास 8th में सीखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पीछे से पेयरिंग कर दीजिए। अब एक नंबर सोचिए जो 5 से कम रिजल्ट दे इट सेल्फ से मल्टीप्लाई होने पर। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट पेयर नोट कर लीजिए 90। अब 2 और 2 ऐड कर दीजिए 4। किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट इतना या इससे कम ही आए? 4 से किया 4 8। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 8 7 1 4 9। अब यहाँ कितने बार इसको हम करें कि ये पूरा पूरा हो जाए? 3 टाइम्स, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आपने लिया 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, तो इसका आंसर जो है 243 आ रहा। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, 3 रैशनल है, ये अकेला इररेशनल है। डी ऑप्शन। मूविंग नेक्स्ट। देखिए कह रहा है एक रेस है, उसके 3 हिस्से हैं। द स्पीड एंड टाइम गिवन है, आपके पास स्पीड भी है टाइम भी है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और आपसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम आपको गिवन है 50 मिनट, 80 मिनट, 130 एंड 100, 230 मिनट्स। तो मैं उसको 60 से डिवाइड कर देता हूं। अब ये आर में कन्वर्ट हो गए। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी? स्पीड इंटू टाइम, टाइम आर में होना चाहिए। तो ठीक है 9 इंटू 50/60, 9 इंटू 50/60। डिनोमिनेटर का 60 मैंने लगा ही दिया क्योंकि सभी के साथ यूज होगा। 9 इंटू 50, 8 इंटू 80, 7.5 इंटू 100। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। कितना मिला आपके पास? 450 प्लस दिस 0, 5 4 9 5 14, 5 6 11 7 18 डिवाइडेड बाय 2 3 0 कैंसिल आउट। डिवाइड कीजिए 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपके करेक्ट आंसर है। यानी कि इस पूरी जर्नी का जो है, जो एवरेज स्पीड है वो आपके पास आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि हाँ क्या गिवन है और क्या डिमांड कर रहा है वो आपसे। देखिए यहां पर आपको 3 फ्रैक्शंस गिवन है, समथिंग ओवर समथिंग के फॉर्म में, और आपसे पूछ रहा है कि हर फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, ईच फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना क्योंकि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऐसे केस में गलतियां हो जाती हैं। तो करने का तरीका क्या है? तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 फ्रैक्शंस को इक्वेट करूँ। देखिए क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस BC, सबको सेम साइड ले लीजिए, AC माइनस BC प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, C कॉमन a माइनस बी, और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, क्या मिला आपको? C प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 रिजल्ट मिलते हैं, या तो a इज इक्वल्स टू बी है या फिर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है। तो ये तो मैंने इन दोनों को लिया, अगर मैं इन दोनों को लूँ तो भी मुझे ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, b अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई
ए बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी, सेम साइड ए बी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बी कॉमन ए कॉमन बी माइनस सी प्लस सी बी माइनस सी। तो b माइनस सी कॉमन लेते हैं तो क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली दो बातें मिली, यहाँ कह रहा है a b के बराबर है और यहाँ अगर इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो b c के बराबर आता है। तो मेरे पास दो चीज़ें मिली, a b के बराबर है, b c के बराबर है, यानी कि या तो तीनों इक्वल होंगे और या फिर इन तीनों का सम 0 होगा, तीनों का सम 0 होगा। तो अब इसको कैसे करें, उसने पूछा हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं ये पैटर्न लेता हूं तो a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, जब तीनों इक्वल है तो तीनों को 1 1 1 पुट कर दीजिए, वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर आ गया 1/2। अगर मैं इसको लेके काम करूं तो a अपॉन बी प्लस सी, ए है, यहां से b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, डिवाइड कीजिए कितना आया -1, तो आंसर होगा -1 या फिर 1/2। समझ में आ गया हो तो जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है 3 रेज टू दी पावर 521, ये एक्सपोनेंट है, इसे 8 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो न्यूमरेटर में जो बेस वैल्यू है वो इस 8 से एक अधिक या एक छोटी बनाने की कोशिश करें। अब ये 3 तो बहुत बड़ा गैप है, तो मैंने एक काम किया, और ये 3 की जो पावर है वो भी ऑड है, क्योंकि मुझे मालूम है 3 स्क्वायर 9 होता है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँ कैसे करूँगा, 3 की पावर 1 और 3 रेज टू दी पावर 520, इसको 8 से डिवाइड करना है। थोड़ी सी मेहनत और करूँगा, 3 रेज टू दी पावर 1 3 होता है, इस 520 को लिख दीजिए 2 इंटू 260। अब 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 और उसकी पावर 260। आपने दोनों वैल्यूज को 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिख लीजिए। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 260 करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बना 3। अब 3 को 8 से डिवाइड कीजिए, एब्सोल्युटली राइट, आंसर 3 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर ये 9 के बजाय सपोज 7 होता तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, या फिर अगर हम एक बोरो कर ले तो -1 रिमाइंडर आएगा। जैसे दुकान पर भी तो सामान खरीदते हैं ना, 8 रुपये का सामान है, आपकी जेब में 7 रुपये हैं, तो आप दुकान वाले भैया से बोलो कि भैया 1 रुपया अगली बार दे देंगे, तो -1 आपकी एसेट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्राइम नंबर कंटेन्स द डिजिट x एट यूनिट प्लेस, एक प्राइम नंबर है उसका यूनिट प्लेस x है, तो x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो देखो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो प्राइम नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 3 4 तो हो नहीं सकता, 5 6 7 8 9 10 11, अब मैं उसका सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, 12 13 14 15 16 17 18 19, मैं 17 भी लिख सकता था 3p, बट वो तो आ चुके हैं ना पहले वो एंडिंग तो, ठीक है। तो एंडिंग आप देख लीजिए, 2 से भी हो रही है, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी, 1 से भी और 9 से। 0 से नहीं हो सकती एंडिंग कभी भी, 2 के किसी भी मल्टीपल से नहीं हो सकती, 4 से नहीं हो सकती, 6 से नहीं हो सकती, 8 से नहीं हो सकती। टोटल 10 डिजिट है, तो 6 आर द करेक्ट वे टू एंड अ प्राइम नंबर एट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से काम करने का तरीके के ऊपर चर्चा आपसे हो रही है कि हाँ कितना जल्दी हम किसी क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ लॉस 6%। देखो भैया, जब आप सामान खरीदते हो तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस को x रुपीज मान लो, पहले आप कितने का बेच रहे थे, 6% लॉस पर। अब क्या कह रहे हैं कि 6% प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, गेन पर बेचना चाहते हैं। तो दोनों प्राइसेस में कितना फर्क आ गया, 12% का डिफरेंस क्या है दोनों में, 12%। तो 12% ऑफ x
₹6 के बराबर है। कह रहा है ₹6 ज्यादा मिलते हैं अगर गेन पर बेचे। तो 12% ₹6 के बराबर है, तो 1% कितना होगा? 6/12 के बराबर। 12% ₹6 के बराबर, तो 1% 6/12, तो 100% कितना होगा? इंटू 100 कर दीजिए, ₹50 के, यानी कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ₹50 है। ठीक है, वैसे भी आपको मालूम है 12% का मार्जिन है, तो 12%, किसी का भी 12% कैलकुलेट कर लो, जिससे भी आंसर ₹6 आ जाए वही करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यूनिटरी मेथड और वर्क एंड टाइम का एक कॉम्बिनेशन है। क्या कह रहा है? अ फील्ड कैन बी रीप्ड, जब फसल की कटाई होती है, बाय 12 मैन और 18 वीमेन इन 14 डेज। 12 पुरुष या 18 महिलाएं इस काम को 14 डेज में कर सकती हैं। तो इसका मतलब एक बात तो है कि 12 पुरुष उतना ही काम करते हैं जितना 18 महिलाएं। तो 6 2 जा 6 3 जा। अब देखो, मैं इसको सवाल के तौर पर यस कर रहा हूं, अदरवाइज तो पुरुष महिलाएं भी पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर हो सकती हैं, यानी कि कम महिलाएं ज़्यादा पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। तो ये कोई अवधारणा नहीं है, सिर्फ सवाल के रिगार्ड में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है, लेकिन आखिर में पूछ क्या रहा कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने समय में काटेंगे। तो मैं चाहूंगा कि या तो पूरे गेम को मैं पुरुषों में कन्वर्ट कर लूं या महिलाओं में। तो 2 पुरुष 3 महिला के बराबर है, तो 8 पुरुष कितने के बराबर होंगे? 12 महिला के, और 16 वीमेन है, 16 वीमेन, 12 पुरुष 18 महिलाएं। तो अब आपके पास 12 महिलाएं और 16 महिलाएं, यानी कि कुल मिला के ये टीम 28 वीमेन के बराबर है। 8 पुरुष और 16 महिलाएं 28 महिलाओं की स्ट्रेंथ के बराबर हो गए। अब यहां से महिला वाला सेक्शन उठा लीजिए, याद रखिए 18 महिलाएं किसी काम को 14 डेज में फिनिश करती है। एक महिला ज़्यादा समय लेगी और 28 महिलाएं कम समय लेंगी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 14 2 जा 2 9 जा, तो सही आंसर है 9 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है? 3 रेज टू दी पावर x, 4 रेज टू दी पावर y, 12 रेज टू दी पावर z, किस आपस में तीनों इक्वल हैं, तो z की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर, इसको लिख लो, तीनों को कंपेयर करो और वैल्यूज निकालो। 3 की वैल्यू कितनी होगी? k रेज टू दी पावर। 4 की वैल्यू कितनी होगी? पावर शिफ्टिंग हो रही है। और 12 की वैल्यू कितनी होगी? 12 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 4। 3 की वैल्यू कितनी है? k रेज टू दी पावर 1/x इंटू k रेज टू दी पावर 1/y, k रेज टू दी पावर 1/z। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1/x प्लस 1/y। एलसीएम ले लीजिए, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो z की वैल्यू क्या हो गई? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर? देखो, मैं कल आपसे बात की थी पिछले वीडियो में, लेकिन आज मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ ना, यू नो, कूल मैन, तो थोड़ा सा जल्दी से पूरे क्वेश्चन करने, रैंक अच्छी लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ये जो प्रोडक्ट है ये इसके बराबर है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, ये 4 ए और बी का रिलेशन है, ये सी और डी का, तो इसको उधर ले जाओ और ए बी वाला इधर ले आओ। तो देखो रिलेशन क्या से बनेगा? 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b, और इधर 4c प्लस 7d पहले से ही है, और लेफ्ट हैंड साइड से 4c माइनस 7d आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करके ऊपर लिखो, दिस प्लस दिस कितना देगा? 8a, दिस माइनस दिस कितना देगा? 14b। सेम वे अदर साइड, 8c
14 डी, 8 से 8 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, ए बाई बी, सी बाय डी, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन को मार्क कीजिए, मूव अहेड। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट दिस पॉलिनोमियल लीव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि डिविडेंड तो आपके पास एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। हाँ, डिवाइजर आपके पास दो हैं, एक बार एक्स प्लस वन है और एक बार एक्स माइनस वन है, तो दोनों डिवाइजर्स को इंडिविजुअली जीरो के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। अब वो कह रहा है रिमाइंडर दोनों केसेस में सेम है, तो इस पहले केस में रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके गिवन पॉलिनोमियल में -1 पुट कर दीजिए रिमाइंडर हासिल करने के लिए, और इधर की तरफ 1 पुट कर दीजिए। -1 मैंने यहाँ पे पुट किया तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, -1 स्क्वायर -1 इंटू ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड पे 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस ए प्लस बी, बी टू बी कैंसिल, 1 टू 1 कैंसिल, ठीक है, ये आ गया। अब इस ए को किसी भी एक साइड आप यहां से ट्रांसफर कर लीजिए, a प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक फंडा तो आपका क्लियर हो गया कि हाँ a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब देखो, क्योंकि एक वैल्यू आपको मिल गई है यहां पर, अब वो आपसे कह रहा है कि बी तो भाई देखो यहाँ पे बी का कहीं नाम ही नहीं आया, क्योंकि बी तो कैंसिल ही आउट ही हो गया था दोनों तरफ, तो ए की वैल्यू 0 होगी और बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कीजिए, वर्क एंड टाइम से है, कह रहा तुषार टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वाइल अमर कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 आवर्स। दो लोग हैं, तुषार है और एक अमर है। तो वैसे तो शॉर्टकट है, एकदम से आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन बात वही है कि जब एक्चुअल मेथड बिल्कुल सिंपल हो तो शॉर्टकट याद करने की क्या जरूरत है। तुषार का 1 डे वर्क निकालिए, 6 घंटे में पूरा काम करता है, तो 1 आवर वर्क तो कितना होगा 1/6, और अमर का 1/10। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, एलसीएम 30, 6 5 जा 10 3 जा, तो 8/30। अब ये दोनों का मिलकर एक दिन का काम है, तुषार और अमर का। जब दोनों का एक दिन का काम है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा कि कितने समय में ये काम खत्म होगा, 30/8 आवर, 2 4 जा 2 15 जा, डिवाइड कर दीजिए, 3 होल 3/4 आवर, यानी कि 3 घंटे पूरे और 45 मिनट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, और आपने देखा भी है कि हाँ इमीडिएटली आप इसको निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दो ही लोग हैं यहाँ पे, तो ये ए है और ये बी है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट अप्लाई करके यहाँ पर कि हाँ ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ ए और बी क्या थे, 10 और 6, और नीचे दोनों का सम 10 प्लस 6 16, काटो पीटो और आंसर निकाल लो, ठीक है ना। 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 15/4, और उसके बाद इसी वे में, ठीक है। हाँ, अगर 2 के बजाय 3 लोग हो जाए, 3 लोगों की केसेस में, तो वहां पर आप ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट और नीचे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड से ही जो है इसी मेथड को प्रेफर करने की सलाह दूंगा, क्योंकि सवालों में हमेशा ये नहीं पूछा जाता कि तीनों ने शुरू से लेकर आखिर तक काम साथ किया। हो सकता है अगर वो कहता कि हाँ इस व्यक्ति ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया, बचा हुआ व्यक्ति कितने समय में फिनिश करेगा, तो परफेक्ट मेथड है डायरेक्ट वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये रिपीटिंग एक्सप्रेशंस है, ये पार्ट रिपीट नहीं हो रहा तो इसलिए तो इसको तो अलग रखते हैं, इस पोर्शन के ऊपर फोकस करते हैं।
इस पोर्शन को हम मान लेते हैं कि यार ये x है। एक काम जरूर करना, शुरुआत से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी रिपीट आ जाए वहाँ पर x वापस पुट कर देना। जैसे रूट लिखा, 2 लिखा, प्लस लिखा, फिर रूट आ गया, वही चीज़ रिपीट होने जा रही है तो x लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0। फैक्टराइज कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही अपने आप आंसर आ जाएगा बिना सोचे। तो x की वैल्यू 2 या फिर -1। अब ये देखिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो -1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 संभव होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 + 2। और क्या चाहिए, ठीक है ना। खुश रहो, और जितना खुश रहेंगे उतना आपका जो स्टैमिना वो भी तेज काम करेगा। हाँ, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है उसका सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स से आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपना सवाल, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऐप पर भी आप कोर्स परचेज करके रेगुलर वे में इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास सेट से। सेट्स का टॉपिक है, क्या कहता है, एक एग्जामिनेशन हुआ उसमें 52% फेल है। किस में फेल है, इंग्लिश में। ये फेल है इसीलिए मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। इंग्लिश में फेल है 52%, मैथमेटिक्स में फेल है 42%, और दोनों में फेल है, इंग्लिश में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है। कितने हैं ऐसे, 17%। तो एक काम करते हैं यार, अकेले इंग्लिश में फेल देखते हैं। इंग्लिश में अकेले इंग्लिश में कितने फेल है, 52 माइनस 17, 35% लोग अकेले इंग्लिश में फेल हैं। और अकेले मैथ्स में कितने फेल हैं, 42 माइनस 17, 25%। और दोनों में कितने फेल हैं, 17%। यानी कि ये फेलियर्स की लिस्ट है, चाहे वो इंग्लिश में हो खाली या मैथ्स में हो या दोनों में हो, पर ये फेल वाले लोग हैं कि किसी ना किसी में फेल है। फेल इन इंग्लिश और मैथ्स, किसी ना किसी में फेल है। तो इनको ऐड अप कर लीजिए, 35, 60, 77% लोग फेल हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, चाहे एक में या दोनों में। तो 100 में से 77 कम कर दीजिए, 23% लोग क्लियर पास हैं दोनों सब्जेक्ट में। यही आपसे उसने पूछा था कि हाँ नेट क्लियर जो बच्चे हैं वो जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने संख्या में या कितने परसेंटेज में, तो उनका परसेंटेज है 23%। चलिए बंटवारे पे भी आ जाते हैं, मम्मी पापा हमारे लिए क्या है दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो ऐसे एक सवाल है जिसमें जायदाद के बंटवारे की बात है। आप पिताजी ने जो पैसा छोड़ा वो अपने बच्चों में देने के लिए उन्होंने कुछ रिटर्न में नोट दे गए। अ मैन हु रिसेंटली डाइड लेफ्ट अ सम ऑफ 3,90,000 टू बी डिवाइडेड अमंग हिज वाइफ, 5 सन एंड 4 डॉटर्स। अब उसने क्या कहा, ही डायरेक्टेड दैट ईच सन should receive 3 times the share of each daughter and each daughter receive twice as much as their mother। ठीक है, तो हम मदर से शुरुआत करते हैं। तो मदर को कितना मिला, x रुपीस। तो हर डॉटर को कितना मिलेगा, डबल। तो डॉटर भी आपके पास 5 है, तो 5 लड़कियों को 2x मिलेगा। अब सन को डॉटर से 3 टाइम्स, अगर डॉटर को 2x मिल रहा तो सन को 3 टाइम्स इसका, यानी कि 6x। और सन कितने हैं गिनती में, सन है 5, सॉरी डॉटर्स 4 थी। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, पूरी संपत्ति कितनी होगी, x प्लस 8x प्लस 30x। तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, 39x। ये किसके बराबर है, 39 फॉलोड बाय 4 जीरोस, 39 1 जा 39। तो x की वैल्यू होगी 10,000। माता का जो हिस्सा आया यानी कि पत्नी जी का जो हिस्सा आया वो है 10,000 रुपीज़। उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आज के डिपार्टमेंट के आज के इस वीडियो के 7 क्वेश्चन और बाकी हैं, इसके बाद चलते हैं आगे। क्या ना, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 40% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हर साल के शुरू में जो भी आपका धन होता है उस पर 40% का इंटरेस्ट लगता है। देखो 40% का इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर हमने 100 रुपये किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो साल के एंड में
140 हो जाएगा। 140 का मतलब है कि कितने टाइम्स हो गया, 140 बाय दिस, तो ये 1.4 टाइम्स हो गया। तो आप क्या चाहते हैं कि वो पैसा 3 गुना कितने समय में हो, 1 का 3 कितने साल में होगा, कम से कम कितने साल में। तो आप 1 से शुरुआत कीजिए, पहले साल में 1 का 1.4 बन जाएगा, दूसरे साल में 1.4 को फिर 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.96 बन जाएगा। तीसरे साल में फिर से इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये बन रहा है 2.744, यानी कि 3 गुना नहीं हुआ, अभी थोड़ा कम है। और इसको एक बार और करें 1.4 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है 3.7016। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आपने वहाँ पे रफली आइडिया लेना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा कम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। सॉरी, 3.8416, मतलब 3 गुना से तो ज़्यादा हो गया ना। कितने साल लगे, 1 2 3, मतलब 4th ईयर में ऐसा संभव होगा। उसने तो पूछा कि कम से कम कितने साल, तो कम से कम 4 साल, यानी कि 4th ईयर में जाकर ये काम होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से देख लीजिए और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या कह रहा है कि अ पर्सन डिवाइडेड अ सम, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इतना टोटल पैसा आपके पास, इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया और पहले हिस्से को 5%, नेक्स्ट को 6 और नेक्स्ट को 9% में जब हम काम करते हैं, डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ही गॉट द सेम इंटरेस्ट, उसको सेम इंटरेस्ट मिला 2 साल के बाद, सेम इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यानी कि ब्याज पर ब्याज नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट। तो अगर मैं तीनों हिस्सों को एक्स वाई और जेड मान लूं, तो जब 2 साल का इंटरेस्ट सेम है तो एक साल के बाद वाला इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। वो तो बात है, पीरियड तो उसमें टाइम अफेक्ट नहीं करेगा ना। तो इसका 5%, उसका 6% और उसका 9% सेम इंटरेस्ट पे कर रहा है, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में या 3 साल में, उससे कोई इशू नहीं है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दूँ। मैंने 100 100 100 कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, 5 6 और 9 का एलसीएम कितना बनता है, 5 6 जा 30, 3 जा 90 बनता है, तो मैंने 90 से इसे इक्वेट कर दिया। तो देखिए एक्स वाई और जेड का रेशो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 से डिवाइड किया 18, 6 से डिवाइड किया 15 और 9 से डिवाइड किया तो 10। ये एक्स वाई जेड का रेशो है, सिंपलेस्ट रिलेशन जो प्रिंसिपल का है। और वो तो पूछ रहा है आपसे कि जो पैसा आपने 9% पे दिया था वो कितना है, तो जेड की वैल्यू चाहिए। तो जेड का हिस्सा कितना है, 10 अपॉन सम ऑफ रेशो 18 प्लस 15 प्लस 10, 18 एंड 15 33 एंड 10 43, इनटू जो आपके पास टोटल पैसा है, निकाल लीजिए इसको। 43 400 जा, तो 400 इंटू 10, ये 4000 रुपये 9% इंटरेस्ट रेट पर उसने इन्वेस्ट किए थे। ऐसे आप बाकी दोनों हिस्से भी निकाल सकते हैं अगर वो पूछता तो, नहीं पूछा तो क्यों निकाले। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक फार्मूला आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला तो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए बी और सी का सम 0 ले लिया जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं। उस सूरत में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी 3abc के बराबर। तो आप यहाँ ये जो 3 टर्म दे रखे हैं, आप इनको ए बी सी की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो देखो आपका सवाल क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और डिनोमिनेटर में 3abc। अच्छा, एक काम कीजिए, इस जगह से जो आपने ये एज्यूम किया है, इन तीनों का सम भी निकाल कर देख लीजिए।
कि जीरो बनता भी या नहीं बनता है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सब आपस में कट रहे हैं। पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, पॉजिटिव जेड निगेटिव वाई वाई, जीरो ही आ रहा है। जीरो आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3abc, और डिनोमिनेटर में भी 3abc है, कट पिट 1। क्लियर है, इजी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। फार्मूले तो सारे लेके जाने ही पड़ेंगे भाई, बिना फार्मूला के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये भी नहीं कह सकते हवन करेंगे, तो जो भी करेंगे ध्यान से। और देखो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप गो थ्रू करते हो ना, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि अपने को क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। यानी कि पूरी बुक खोल कर पढ़ते रहो, बाद में पता चला यार इसमें तो एग्जाम में तो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने एक्सरसाइज में देखा ही नहीं इस जैसा। तो पेपर का करना भी उतना जरूरी है जितना कि कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना सवाल क्या दिया है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन हमें भी थोड़ी देर पहले भी करके आए थे। ए रेज टू दी पावर एक्स, बी रेज टू दी पावर वाई, सी रेज टू दी पावर जेड, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो ठीक है भाई, इसको के बराबर मान लीजिए और ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। के रेज टू दी पावर 1/x, बी की वैल्यू के रेज टू दी पावर 1/y, और सी की वैल्यू के रेज टू दी पावर 1/z। और एक रिलेशन यहाँ भी दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए के रेज टू दी पावर 1/y होल स्क्वायर, ए और सी के रेज टू दी पावर 1/x, के रेज टू दी पावर 1/z। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, के रेज टू दी पावर 2y और के रेज टू दी पावर 1/x प्लस 1/z। सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर्स इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना मिला आपको 1/x प्लस 1/z किसके बराबर है 2/y। सिंप्लीफाई कर लीजिए, z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू 2/y। बट ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी रूप में पूछ सकता था, लेकिन उसने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि 1/x प्लस 1/z की वैल्यू क्या है, तो 2/y। ये आपके सवाल का सही जवाब है। मार्क कीजिए और मूव कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ध्यान से देखना यार क्या पूछ रहा है आपसे। वो कह रहा है पी और क्यू इस इक्वेशन के रूट्स है। पी और क्यू इस इक्वेशन के रूट है और पी और क्यू का अंतर कितना है 1, यानी कि पी क्यू से 1 अधिक है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी। देखो काम तो बहुत जल्दी से किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी आर की वैल्यू दिखा रखे हैं तो सारी पॉजिटिव ना, सारी की सारी पॉजिटिव है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए जैसे उसने कहा था पी और क्यू रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ही नाम उसने आर लिखा हुआ है और पी और क्यू का जो डिफरेंस है वो 1 दिया हुआ है, पी और क्यू का डिफरेंस। अब देखो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इस चीज को, इससे कंपेयर करूं, तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 15 और p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 1। तो आप चाहें तो यहां से इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। ऐड कर दिया तो 2p इज इक्वल टू 16, p इज इक्वल टू 8 और p की वैल्यू 8 रखते हैं तो q की वैल्यू 7 आ गई। ये तो काम क्लियर हो गया। अब r की वैल्यू क्या होगी p इंटू क्यू। तो मार्क कीजिए ऑप्शन बी और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनइक्वालिटी टॉपिक से क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको फैक्टराइज कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, x माइनस 4 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0।
अब दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 0 से इक्वेट कीजिए तो आपको देखते हैं आपको x की वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ से 4 मिलती है और यहाँ से 3 मिलती है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और उस नंबर लाइन पर ये दोनों वैल्यूज़ लोकेट कर दीजिए, 3 भी और 4 भी। होलो डॉट का मतलब है ये वैल्यूज इनक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इक्वालिटी नहीं अटैच है, तो ये वैल्यूज एक्सक्लूसिव रहेंगी, यानी कि ये शामिल नहीं होंगी। अब आपके पास 3 डिवीज़न है, तो किसी एक डिवीजन से या सभी डिवीजन से एक वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इससे एक वैल्यू ले ली 1, इससे एक वैल्यू ले ली 5 और इससे एक वैल्यू ले ली 3.5। अब चेक कर लीजिए कौन सा सेक्शन आपको पॉजिटिव आउटकम दे रहा है। अगर मैं इसमें 5 पुट करता हूँ, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव दे रहा है। अगर मैं एक पुट करूं, 1 माइनस 4 निगेटिव, 1 माइनस 3 निगेटिव, 2 निगेटिव मीन्स प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव। चलिए 3.5 पुट करते हैं, 3.5 माइनस 4 निगेटिव, 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 3 से छोटी कहीं तक भी, या फिर x की वैल्यू 4 से बड़ी और अपर लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, ये मेरे सवाल का जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया यार, पूछ रहा है कि नीचे 4 जो वैल्यूज है इनमें से कौन सा इसका फैक्टर, कोई है इसका फैक्टर, 3 है, 7 है या 17 है। तो भाई इसमें कोई मेहनत वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। पावर दोनों की अलग अलग है, तो मैं चाहता हूं कि पावर सेम बन जाए ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूं। तो मैंने इसको लिखा 5 स्क्वायर पावर n माइनस 3 स्क्वायर पावर n, कितना बना 25 पावर n, 3 स्क्वायर 9 पावर n। अब आपने फार्मूला गो थ्रू किया है मेरे साथ में, ए एन माइनस बी एन, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए रेज टू दी पावर n माइनस 1 से यात्रा शुरू कीजिए, सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी और हर बार a की पावर कम करते जाइए और b की पावर उतनी बढ़ाते जाइए, इसी तरह से चलते जाइए और लास्ट जो टर्म होगी वो b रेज टू दी पावर n माइनस 1 होगी। तो अगर मैं इसमें भी पहला फैक्टर देखूं तो कितना आता है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, ये मेरे पास पहला फैक्टर आता है। और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो इसको फॉलो अप करते हुए आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ तो वैल्यू आ रही है 16, कितनी आ रही है 16। अब आप कह रहे हो कि सर दूसरे के लिए हम कैसे एंड तक जाएं, कहाँ तक काम करें कहाँ तक नहीं काम करें। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ठीक है, ऐसा जब कन्फ्यूज़न आ जाए तो आप n की वैल्यू, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 25 माइनस 9 16, जो ना तो 3 से डिविजिबल है, ना 7 से, ना 17 से। एक वैल्यू और ट्राई कर लीजिए, 25 स्क्वायर 625 माइनस 9 स्क्वायर 81, माइनस कीजिए, ये वैल्यू आपके पास आती है और क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, और 17 से आप इसे एक बार और कर लीजिए, 17 3 जा 51, 3 4 34, 17 2 जा 17 से ये डिविजिबल है। तो ये आपके सवाल का सही जवाब। आप कह रहे हैं कि सर मैं n=3 भी ट्राई कर सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू होगी तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर a रेज टू दी पावर, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, अगर a रेज टू दी पावर 6 माइनस b रेज टू दी पावर 6, सपोज ये 17 से डिविजिबल है, तो a रेज टू दी पावर 7 माइनस b रेज टू दी पावर 7 ये भी 17 से डिविजिबल होगी। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। और उम्मीद करूँगा कि हाँ सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मेरा टाइम मत कैलकुलेट करना कि दीपक सर ने कितना समय लिया, आपसे बातचीत करते हुए कर रहा हूँ। अगर मैं बोलना बंद कर दूँ ना, अपने आप के लिए करूँ, तो इस 25 क्वेश्चन के लिए जो एलोकेटेड टाइम है मैं उसको 25 ही मिनट मानता हूँ। अदरवाइज जो 25 क्वेश्चन के लिए मेरे पास समय है वो पूरा का पूरा 30 मिनट है।
2 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसी सूरत में मैं 30 मिनट से मच अर्लियर अपना पेपर, या आप अकेले करें तो उससे पहले कर सकते हैं। ये मेरा कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेगुलर स्टडीज़ के लिए आप मुझे मेरी ऐप पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक छोटे से जो है पेमेंट के थ्रू, और जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम हर रोज़ एक एक दिन नज़दीक आ रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। सेशन कैसा लगा कमेंट के थ्रू जो है अपनी सराहना के थ्रू बताने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।